नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम साइंस के PYQs प्रैक्टिस करेंगे और ये PYQs आपको आपके बार के जो वर्क असिस्टेंट है उसमें सहायता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, Which of the following animal has 3 hearts? यानी किस जानवर के पास 3 दिल होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ऑक्टोपस। व्हेल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, स्नेल के पास 2 चैम्बर और क्रैब के पास हार्ट होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन 2, Which of the following device is used for measuring altitude? यानी कौन सा डिवाइस ऊंचाई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑल्टीमीटर। जो ऑप्शन ए है ऑडियोमीटर, ये इस्तेमाल होता है आपकी हियरिंग लॉस को नापने के लिए। और जो ये थर्मोमीटर है ये इस्तेमाल होता है टेम्परेचर के लिए। गैल्वेनोमीटर है और ये इस्तेमाल होता है करंट की डायरेक्शन को देखने के लिए। तो क्वेश्चन 3, इन ह्यूमन बॉडी विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट? यानी मानव शरीर में कौन सा हार्मोन ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को रेगुलेट करता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पार्थाइरॉइड हार्मोन। ये हार्मोन पार्थाइरॉइड ग्लैंड से निकलता है। जो ऑप्शन ए है ग्लूकागोन, ये पैनक्रियास से निकलता है, यानी सिक्रेट होता है और ये हेल्प करता है ग्लूकोज के सिक्रीशन में। और जो ग्रोथ हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है और जो थायरॉक्सिन है ये सिक्रेट होता है थायराइड हार्मोन से, वो थायराइड ग्लैंड से। तो चलिए क्वेश्चन 4, स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइकोलॉजी। तो जो ऑप्शन ए है फाइकोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ एल्गी। बैक्टीरियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया और वायरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वायरस। तो आइए क्वेश्चन 5, ओर ऑफ मरकरी इज नोन एज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेनेबार। ये जो मैग्नेटाइट है ये होती है आयरन की ओर, बॉक्साइट है ये होती है एल्यूमिनियम की ओर, और जो हेमेटाइट है ये भी आयरन की ओर ही होती है। तो ये क्वेश्चन 6, टोटल नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर। यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से टोटल बेस यूनिट कितनी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7। और ये यूनिट कौन कौन सी होती हैं तो आइए देखते हैं। इसमें पहली होती है लेंथ, दूसरी मास, तीसरी थर्मोडायनिक टेम्परेचर, चौथी टाइम
5वीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। SITY। और 7th होती है करंट। ये टोटल 7 बेस यूनिट्स होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस यूनिट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इनमें से कौन सी बेस यूनिट नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। तो जैसे कि अभी हमने किया था, ये लेंथ होती है, मास, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और करंट। तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी इनमें से किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा रेज। इसके बाद आएगा एक्सरेज, और उससे कम होती है अल्ट्रावायलेट रेज की, और जो सबसे कम होती है वो होती है रेडियो वेव्स की। तो ये क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। यहाँ पे है वेवलेंथ की किसकी सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ पे था फ्रीक्वेंसी। तो जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव्स की, और जो सबसे कम होती है वो होती है गामा रेस की। इनके बीच में एक रिलेशन भी है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन 10, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। इसमें थैलेफाइटा जो होता है इसके कोई भी डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि हमें इसमें पता नहीं चलता कि कौन सा पार्ट इसका रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीव्स है। और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें ये नेकेड सीड बियर करते हैं, और जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये कंप्लीट फ्लावरिंग प्लांट विथ कवर्ड सीड। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं। ये होते हैं ऐसे ऑक्साइड जो एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह एक्ट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक ऑक्साइड। इसका एक और एग्जांपल है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कली मेटल, यानी अल्कली मेटल का एग्जांपल क्या है। तो सबसे पहले अल्कली मेटल क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट, यानी ग्रुप 1 एलिमेंट को हम अल्कली मेटल कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 30, एनोडाइजिंग इज रिलेटेड टू। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। और जो ये जिसमें जिंक की कोटिंग होती है उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन।
तो चलिए क्वेश्चन 14, एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ये है इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3। जो इनका रेशियो होता है कि किस में अनुपात में इन्हें आपस में मिलाया जाता है वो होता है 3:1, यानी 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। और ये इस्तेमाल किस में होता है, ये गोल्ड और प्लेटिनम की जो ज्वेलरीज होती हैं उनकी शाइनिंग को एनहांस करने के लिए। तो क्वेश्चन 15, which of the following method is used in extraction of carbonate ore? तो जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कैल्सिनेशन। जो ये इलेक्ट्रोलिसिस है ये मेथड इस्तेमाल होता है जो कि लो रिएक्टिविटी सीरीज की ओर होती है उनमें, और जो रोस्टिंग होता है ये इस्तेमाल होता है सल्फाइड ओर में। तो क्वेश्चन 16, 1 AMU इज इक्वल टू, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो क्वेश्चन 17, एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये होता है एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी जो एनर्जी पोजीशन के हिसाब से हो वो पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन के वजह से हो वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन 18, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ, यानी स्पीड ऑफ साउंड किस वजह से इंक्रीज करेगी? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा साउंड की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? सोनार की फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन 20, इफ वी डबल द रेजिस्टेंस देन करंट विल आल्सो गेट डबल, करंट विल बी सेम, करंट विल गेट हाफ, या करंट विल इंक्रीज बाय 3 टाइम। यानी अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो करंट क्या होगा? करंट डबल हो जाएगा, करंट सेम रहेगा, करंट हाफ हो जाएगा, या फिर करंट 3 गुना बढ़ जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, करंट विल गेट हाफ। इसका फॉर्मूला भी होता है R = V/R, यानी अगर हम करंट को डबल कर देते हैं तो ये हो जाएगा I = 1/2, यानी करंट हाफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन 21, SI यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की SI यूनिट क्या है? तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉट। ये ओम है, ये रेसिस्टेंट की SI यूनिट है, एम्पियर है, ये करंट की SI यूनिट है। तो क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी? तो पहले ये देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और प्लस साथ में डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा लेंथ, ऑप्शन सी, यानी लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है
डायरेक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन 23, इन अ concave mirror, if the object is at center of curvature, then the image will be formed at, यानी कनकेव मिरर में अगर हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी? तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये इमेज होगी ये वर्टिकली इन्वर्टेड होगी और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जितना साइज है उतनी ही इमेज भी होगी। तो क्वेश्चन 24, द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन, यानी लाइट की स्पीड किसमें सबसे ज्यादा होगी? गैस में होगी, लिक्विड में होगी, वैक्यूम में होगी, या फिर सॉलिड में होगी? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वैक्यूम। और ये स्पीड होती कितनी है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन 25, इफ अ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट विल, यानी अगर लाइट एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आ रही है तो क्या होगा? इट स्लोस डाउन एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी धीमी हो जाएगी और नॉर्मल से दूर बेंड होगी, तेज हो जाएगी और नॉर्मल से दूर बेंड होगी, या फिर धीमी हो जाएगी और नॉर्मल के तरफ बेंड होगी, या फास्ट हो जाएगी और नॉर्मल के तरफ बेंड होगी? तो देखिए वो रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो यानी तेज तो वो होगी नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्लोस डाउन एंड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी लाइट धीमी हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्वेश्चन 27, रेनबो इज कॉज्ड ड्यू टू, यानी रेनबो किस वजह से होता है? एटॉमिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, या फिर टिंडल इफेक्ट? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्ट, ये नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है इसके जो एग्जांपल हैं वो है जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, या फिर ये जो सनसेट के बाद भी हमें 2 मिनट तक सूरज दिखाई देता है, या फिर और ये सनराइज से 2 मिनट पहले सूरज दिखाई देता है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। और जो टिंडल इफेक्ट है इसके एग्जांपल्स हैं, यानी जैसे हमें कई बार स्काई रेड दिखता है और कई बार ब्लू दिखता है, वो इसके एग्जांपल्स हैं। और ये क्वेश्चन 27, विच हार्मोन रेगुलेट्स द वेक स्लीप साइकिल, यानी इसमें वेक नहीं है, वेक स्लीप साइकिल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेलाटोनिन। ये जो इंसुलिन है ये शुगर को रेगुलेट करता है, ग्लूकागोन ग्लूकोज को, और ये सोमेटोसियानिन ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, यानी उसे रोकता है। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के इनमें से कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ये तीनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 29, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, यानी
बाइल जूस किस में स्टोर्ड होता है? और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गॉल ब्लैडर। पर बाइल जो सिक्रीट होता है वो होता है लीवर से, लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो ये क्वेश्चन 30 आज का आखिरी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते क्या हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी ये डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होके पर्टिकुलर जहाँ पे जाना होता है वहां पे पहुंच जाते हैं। और जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये डक्ट ग्लैंड होते हैं। इनका एक स्पेशल डक्ट होता है, ये उन्हीं से ही जाते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड। तो इसमें कौन सा ऐसा है इनमें से जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैनक्रियाज, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इसके पार्ट 2 में। धन्यवाद।